नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीडी न्यूज पर इस नए शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस नए शो का नाम है डिकोड। ये भारत के दिल को समझने की एक यात्रा है। ये सिर्फ एक शो नहीं है, ये आपसे एक वादा है। हर खबर की गहराई में उतरने का वादा, कठिन खबरों को सुलझाने का वादा और उन कहानियों को आपके सामने लाने का वादा जो हमारे देश की आत्मा को गढ़ती है। हमारे किसानों के खेतों से लेकर युवाओं के सपनों तक, हमारे जवानों की कुर्बानियों से लेकर नए भारत के सपने तक, हम सब कुछ आपके लिए डिकोड करेंगे। एक दौर था, एक जमाना था जब दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाले समाचारों का इंतजार पूरा देश करता था और दूरदर्शन के समाचारों की सबसे बड़ी ताकत है उसका भरोसा और उसकी विश्वसनीयता। दूरदर्शन भारत के घर घर में इस तरह पहुंचा कि आज भी यह आपके परिवार का सबसे पुराना साथी है, सबसे पुराना सदस्य है। और अब मैं भी इस परिवार में शामिल हो रहा हूं। आपके मन में यह सवाल जरूर होगा कि हमने अपने इस नए शो का नाम डिकोड ही क्यों रखा। तो हर कहानी का एक सच होता है, हर सच की एक आवाज होती है और हर आवाज को एक मंच चाहिए। इस मंच से हम एक साथ सोचेंगे, एक साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि भारत की कहानी आपकी कहानी है। और हमारा आपसे वादा है कि इस शो में डिकोड की गई खबरों की विश्वसनीयता पूरी होगी और उनका सबसे बड़ा विश्लेषण भी आपके लिए होगा। इसलिए आज से डीडी न्यूज के इस सफर में डिकोड के साथ अपनी यात्रा शुरू करने के लिए आप तैयार हो जाइए और मेरे साथ सच को डिकोड कीजिए और हम हर रोज आपके साथ खबरों को सुलझाएंगे। आज सबसे पहले हम आपको यह बताने वाले हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी क्यों जरूरी है। आज भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पाकिस्तान के हाथों में परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं है और उनकी अंतर्राष्ट्रीय निगरानी होनी चाहिए। और इसी से जुड़ी एक खबर आज हम आपको दिखाएंगे, जिसमें हम आपके सामने एक बहुत बड़ा खुलासा करने वाले हैं, जिससे आपको यह पता चलेगा कि पाकिस्तानी सेना और आतंकवादियों के बीच कितना गहरा रिश्ता है, शायद आप सोच भी नहीं सकते। पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी के पिता सुल्तान बशीरुद्दीन को संयुक्त राष्ट्र ने एक अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी घोषित किया हुआ है। वो पाकिस्तान के एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे और उन्होंने ओसामा बिन लादेन से मिलकर उसे न्यूक्लियर हथियारों की टेक्नोलॉजी देने की कोशिश की थी। आज ये बहुत बड़ा खुलासा हम आपके लिए करेंगे। पाकिस्तानी सरकार का एक ऐसा अफसर जो लगातार टीवी पर आ रहा था, आपने भी उन्हें टीवी पर देखा होगा, और आज हम ये खुलासा आपके लिए कर रहे हैं। इसके बाद हम आपका परिचय भारत में बने उन हथियारों से करवाएंगे जिनकी वजह से हमें पाकिस्तान के ऊपर एक निर्णायक जीत इस बार मिली है। और आखिर में हम आपके लिए 1971 के युद्ध को डिकोड करेंगे और उस वक्त लिए गए कुछ फैसलों की एक विवेचना करेंगे। एक बहुत बड़ा सवाल अक्सर पूछा जाता है कि क्या उस समय पाकिस्तान जब भारत के सामने अपने घुटनों पर था, तो क्या भारत को उस समय पीओके वापस ले लेना चाहिए था। लेकिन आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत ने पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर गहरी चिंता जताई है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे, जहां उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित नहीं हैं और इन हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी होनी चाहिए। मैं मानता हूं कि पाकिस्तान के एटमी हथियारों को IAEA इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की निगरानी में लिया जाना चाहिए। मैं ये कहना चाहूंगा और साफ तौर पर कहना चाहूंगा। आज हम पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर एक बहुत बड़ा खुलासा आपके लिए कर रहे हैं और दुनिया को आज हम ये बताने वाले हैं कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की अंतर्राष्ट्रीय निगरानी आखिर क्यों जरूरी है, ये क्यों होनी चाहिए। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुताबिक इस समय दुनिया के लगभग 1.8% यानी 170 न्यूक्लियर हथियार पाकिस्तान के पास हैं और ये हथियार दुनिया के एक बहुत बड़े हिस्से को नष्ट करने के लिए काफी है। बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को लेकर भारत की चिंता गलत नहीं है और असल में यह चिंता पूरी दुनिया को आज करनी चाहिए। और वो क्यों करनी चाहिए, आज आप हमारे इस शो में आगे समझेंगे।
आज से 40 से 45 वर्ष पहले पाकिस्तान ने 1980 के दशक में परमाणु हथियारों को विकसित करना शुरू कर दिया था। उस समय पाकिस्तान की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि भारत उस पर हमला करके उसके परमाणु साइट्स को नष्ट कर सकता है, और इसी डर से पाकिस्तान ने अपनी ज्यादातर न्यूक्लियर साइट्स उत्तर पश्चिम के इलाकों में विकसित की। इनमें वाह, फतेहगंज, गोलरा, शरीफ, कहूता और तक्षशिला जैसे वो इलाके हैं जो आज आतंकवाद से सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। आतंकवाद की जड़ें वहां बहुत गहरी हैं। इन इलाकों में तहरीक तालिबान पाकिस्तान और अल कायदा जैसे आतंकवादी संगठन बहुत सक्रिय हैं, जो पिछले कई वर्षों से परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं, और इसके लिए पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर ये आतंकवादी हमला भी कर चुके हैं। और इसीलिए मैं आपसे ये कह रहा हूं, दुनिया को चिंता यह है कि क्या पाकिस्तान के पास वो जिम्मेदारी है कि वो न्यूक्लियर हथियारों के लिए जो जिम्मेदारी चाहिए वो उसे मिल सके। क्या पाकिस्तान अपने न्यूक्लियर हथियारों की रक्षा करने के लिए सक्षम है? और जो मैं आपको बता रहा हूं कि आतंकवादी पहले भी पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर चुके हैं, क्योंकि उन्हें भी यही न्यूक्लियर हथियार चाहिए। इनमें एक हमला 1 नवंबर 2007 को सरगोदा के न्यूक्लियर साइट पर हुआ था। दूसरा हमला 10 दिसंबर 2007 को कामरा के न्यूक्लियर साइट पर हुआ था, और तीसरा बड़ा हमला 21 अगस्त 2008 को वाह की न्यूक्लियर साइट पर हुआ था, जब एक साथ कई आत्मघाती हमले हुए और फिदायीन हमलावरों ने वहां की न्यूक्लियर असेंबली साइट के पास खुद को उड़ा लिया था। इन घटनाओं से यह पता चलता है कि एक लंबे अरसे से आतंकवादियों की नजर पाकिस्तान के परमाणु हथियारों पर गड़ी हुई है, और पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार होना पूरी दुनिया के लिए चिंताजनक है, और भारत के लिए तो बहुत ही चिंताजनक है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान की सेना और वहां की ISI में ऐसे कई बड़े बड़े अफसर और अधिकारी हैं जिन पर आतंकवादियों को समर्थन देने का आरोप लगता रहा है, और यह आशंका भी पैदा होती है कि कहीं आतंकवादियों के यही समर्थक पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियारों या इन हथियारों को बनाने की टेक्नोलॉजी एक दिन आतंकवादियों तक ही ना पहुंचा दे। और यह बात आज हम हवा में नहीं कह रहे, बिना सबूतों के नहीं कह रहे हैं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के जनक अब्दुल कादिर खान थे, जिन्होंने बाद में न्यूक्लियर हथियार बनाने की यह टेक्नोलॉजी ईरान, उत्तर कोरिया और लीबिया को बेची थी। यह घटना बहुत बड़ी थी, इतनी बड़ी कि जिस साइंटिस्ट ने पाकिस्तान के लिए परमाणु हथियार बनाए, उसी को न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने के लिए पाकिस्तान में नजरबंद करना पड़ा। आज अगर उत्तर कोरिया के पास न्यूक्लियर हथियार हैं और ईरान भी न्यूक्लियर हथियार बनाने की कगार पर आज खड़ा है, तो इसका एक बहुत बड़ा कारण यह हो सकता है कि पाकिस्तान के एक वैज्ञानिक ने उन्हें इसके बारे में गोपनीय जानकारी दी होगी। यहां सवाल यही है कि जो पाकिस्तान एक बार न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच चुका है, इसे लीक कर चुका है, आज क्या गारंटी है कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा और आतंकवादियों को उससे ये न्यूक्लियर हथियार नहीं मिलेंगे। अब आप ध्यान से इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की हैं, जो भारत और पाकिस्तान के हाल ही में हुए संघर्ष के दौरान हर दिन पाकिस्तान की मीडिया के सामने आते थे और ये बताते थे कि ये युद्ध कहां तक पहुंचा, पाकिस्तान क्या कार्रवाई कर रहा है। ये पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता के तौर पर सारी जानकारी दिया करते थे, और ये चेहरा आपने अक्सर टीवी पर देखा होगा। हाल के दिनों में आप इस चेहरे को पहचानते होंगे क्योंकि हर रोज आप इसे टीवी पर देखते थे। और आज आपको जानकर हैरानी होगी कि ये जो शख्स आपको दिख रहे हैं, लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी, इनके पिता सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन में न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, और उन्होंने ही दुनिया के इतने बड़े आतंकवादी ओसामा बिन लादेन को न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी गोपनीय जानकारियां लीक की थी। और यह बात हम अपनी तरफ से नहीं कह रहे, बल्कि ये बातें संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद के एक रेजोल्यूशन में लिखी हैं, और आज उस रेजोल्यूशन की कॉपी मेरे पास भी है। ये कॉपी इस समय मेरे हाथ में है, और इसमें क्या लिखा है मैं आपको बताता हूं। पाकिस्तान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद सिर्फ वर्ष 2000 में अफगानिस्तान गए थे
और वहां उन्होंने ओसामा बिन लादेन से मिलकर न्यूक्लियर हथियारों से जुड़ी जानकारियां उसे दी थी। इस समय तक लादेन ने अमेरिका में 9/11 का हमला नहीं किया था और ओसामा बिन लादेन परमाणु हथियार हासिल करने की कोशिश उस समय कर रहा था। लादेन से मुलाकात के बाद एक और बैठक हुई जिसमें ओसामा बिन लादेन के एक सहयोगी आतंकवादी ने सुल्तान बशीरुद्दीन से यह कहा कि उसके पास न्यूक्लियर हथियार बनाने का पूरा मटेरियल है और उन्हें बस इसे बनाने का सीक्रेट फॉर्मूला चाहिए, इसे बनाने की टेक्नोलॉजी चाहिए। और फिर वर्ष 2001 में तालिबान का संस्थापक और तालिबान की पहली सरकार के प्रमुख मुल्ला उमर ने भी सुल्तान बशीरुद्दीन से मुलाकात की और तालिबान भी उनसे न्यूक्लियर हथियार हासिल करना चाहता था। जो मेरे पास दस्तावेज है संयुक्त राष्ट्र का, उसमें देखिए क्या लिखा है। महमूद सुल्तान बशीरुद्दीन इज अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट हु फाउंडेड एंड सर्व्ड एज अ डायरेक्टर ऑफ उम्मा तामीर ए नाउ, जिसे यूटीएन के नाम से जाना जाता है। आगे इसमें लिखा है, यूटीएन प्रोवाइडेड ओसामा बिन लादेन and the Taliban with information about chemical, biological and nuclear weapons. फिर आगे इसमें यह भी लिखा है, during UTN visits to Afghanistan, Bashiruddin met Osama bin Laden and other Al-Qaeda leaders and discussed nuclear, chemical and biological weapons. इसी विषय पर एक पुस्तक भी लिखी गई है जिसका कवर पेज आज मैं अपने साथ लेकर आया हूं। आपकी स्क्रीन पर भी है, ये उसका कवर पेज है। इस पुस्तक का नाम है द न्यूक्लियर जिहादिस्ट, द ट्रू स्टोरी ऑफ द मैन हु सोल्ड द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस सीक्रेट्स एंड हाउ वी कुड हैव स्टॉप्ड हिम। अब इस सवाल पर आते हैं कि क्या पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी के लिए दुनिया में कोई संगठन है, क्या कोई संस्था है जो ऐसा कर सकती है? भारत चाहता है कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी पाकिस्तान के परमाणु हथियारों की निगरानी करे, लेकिन इस संगठन के पास अभी इसका अधिकार नहीं है। ये एजेंसी दुनिया के सभी देशों को शांतिपूर्वक परमाणु शक्ति का इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित कर सकती है, लेकिन ये किसी देश के परमाणु हथियारों की निगरानी नहीं कर सकती। हालांकि पाकिस्तान के मामले में दुनिया को एक नई व्यवस्था अगर आज नहीं तो कल बनानी ही पड़ेगी, जिसमें यह सुनिश्चित किया जा सके कि पाकिस्तान के परमाणु हथियार सुरक्षित हाथों में रहें और ये आतंकवादियों तक ना पहुंचे। अब हम आपको यह बताएंगे कि 22 अप्रैल के बाद भारत एक नए युग में कैसे प्रवेश कर चुका है। आजकल जब आप लोग सुबह सुबह सोकर उठते होंगे तो आपको इस नए युग का एहसास शायद होता भी होगा और आपको महसूस होता होगा कि इन 24 दिनों में भारत में बहुत कुछ बदल चुका है। इसलिए आज हम आपको भारत के इस न्यू नॉर्मल के बारे में बताएंगे। भारत में इस दौरान बहुत कुछ बदला है जिस पर शायद आपकी इससे पहले नजर नहीं गई होगी। चुपचाप काम हो रहा था जिसके नतीजे अब आपको देखने को मिले हैं। यह बदलाव क्या है? इस नए युग में प्रवेश करने के बाद अब भारत पहलगाम जैसी घटनाओं पर सिर्फ कड़ी निंदा करके नहीं रह जाता, संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका से शिकायतें नहीं करता और थका देने वाले लंबे लंबे इंक्वायरी कमीशन नहीं बैठाता। अब भारत सीधे, कड़े और बड़े फैसले लेता है। आपको महसूस होता होगा कि भारत में इस समय एक निर्णायक और मजबूत सरकार है जो लोगों की भावनाओं को भी समझती है और युद्ध की रणनीति बनाना भी अच्छी तरह से जानती है। यानी दिल और दिमाग दोनों से काम करती है और इस बार मोदी सरकार ने सेंटिमेंट्स और स्ट्रैटेजी दोनों पर काम किया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के 145 करोड़ लोगों के मन की बात को समझा, उनके खून के उबाल की गर्मी को महसूस किया और यह भी तय किया कि इस बार वो पाकिस्तान को इतनी आसानी से जाने नहीं देंगे और फिर इस हमले की स्ट्रैटेजी यानी रणनीति बनाई गई। ये सेंटिमेंट और स्ट्रैटेजी का वो फॉर्मूला है जो पहले के आतंकवादी हमलों के दौरान हमारे देश में दिखाई नहीं देता था। आपको याद होगा हमारे देश में न जाने कितने बड़े बड़े आतंकवादी हमले हुए हैं, लेकिन उस समय सरकारों ने शायद देश के लोगों की इस भावनाओं को समझा नहीं और ना ही इस पर एक्शन लेने की हिम्मत दिखाई। लेकिन आज का भारत घर में घुसकर मारने वाला भारत है और यह बदलाव आपने पिछले कुछ दिनों में बहुत अच्छी तरह से महसूस किया होगा। इस युद्ध में हमने अपनी तीनों सेनाओं के बीच एक शानदार कोऑर्डिनेशन देखा, जिसमें एक तरफ वायुसेना पाकिस्तान के मिसाइल हमलों का जवाब दे रही थी,
और पाकिस्तान के एयर बेसिस को अपना निशाना बना रही थी। दूसरी तरफ भारतीय सेना एलओसी पर भारी गोलाबारी का जवाब दे रही थी और हमारी नौसेना अरब सागर से पाकिस्तान के कराची पर नजर गाड़ कर खड़ी हुई थी। यानी तीनों तरफ से हमारी अलग अलग सेनाएं पाकिस्तान को घेर कर खड़ी हुई थी, एक यूनिट की तरह, पूरी एकता के साथ, एक जॉइंट स्ट्रैटेजी के साथ। अब जरा युद्ध की रणनीति पर नजर डालिए। इस बार जो सबसे बड़ा बदलाव दिखाई दिया वो ये था कि भारत मेड इन इंडिया हथियारों के साथ लड़ रहा था। इससे पहले के तमाम युद्ध हमने विदेशी हथियारों के दम पर लड़े, क्योंकि हम भारत में खुद के हथियार बनाने में सक्षम नहीं थे। आपको याद होगा 1999 का कारगिल युद्ध हमने बोफोर्स तोपों की ताकत से जीता था, जो हमने स्वीडन से खरीदी थी। तब हमारे पास भारत में बना एक भी ऐसा बड़ा हथियार नहीं था जो हमारी रक्षा कर सके या दुश्मन की रीढ़ की हड्डी को तोड़ सके। लेकिन इस बार सबसे बड़ा बदलाव देखिए कि हमने पाकिस्तान की वायुसेना के हवाई अड्डों और उनके एयर बेस पर भारत में ही बनी ब्रह्मोस मिसाइल से हमला किया। इस मिसाइल को डीआरडीओ ने विकसित किया है और यह एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो भारत के अलावा पूरी दुनिया में सिर्फ रशिया के पास है, और इस मिसाइल ने पाकिस्तान के डिफेंस सिस्टम की कमर तोड़ दी। ब्रह्मोस ने पाकिस्तान पर हमला किया तो भारत में बने आकाश तीर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमारी रक्षा की और पाकिस्तान के हर हवाई हमले को नाकाम करते हुए पूरी दुनिया को यह दिखा दिया कि भारत के आसमान को कोई छू भी नहीं सकता। इसके अलावा भारत ने इस युद्ध में बेंगलुरु में ही बने कॉम्बैट ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिन्हें कामिकेज ड्रोन कहा जाता है। आज अगर आप एम्युनिशन की बात करें तो एम्युनिशन के मामले में भी भारत 88% मेड इन इंडिया असला और बारूद इस्तेमाल कर रहा है, जबकि आज से 11 साल पहले वर्ष 2014 में हम सिर्फ 32% मेड इन इंडिया असला और बारूद इस्तेमाल करते थे। पिछले 10 साल में भारत ने अपने एक बहुत बड़े रक्षा उद्योग को खड़ा कर लिया है, जिसमें डीआरडीओ, एचएएल, भारत डायनेमिक्स और इसरो जैसे सरकारी संस्थानों को इतना विकसित कर दिया गया है, इतना मजबूत बना दिया गया है कि आज हमारे ये सरकारी संस्थान दुनिया की बड़ी से बड़ी मल्टीनेशनल डिफेंस कंपनीज को कड़ी टक्कर दे सकते हैं। आप ये जानकर हैरान रह जाएंगे कि 2014 में भारत ने सिर्फ 1941 करोड़ रुपए के हथियार निर्यात किए थे, जबकि पिछले साल भारत ने 23,622 करोड़ रुपए के हथियार दूसरे देशों को बेचे हैं, और यह अंतर पिछले 11 वर्षों में आया है। कैसे धीरे धीरे देश में बदलाव आता जाता है हम कई बार महसूस नहीं करते, लेकिन ये इस बार हमने महसूस किया। इस युद्ध में भारत ने अपने मेड इन इंडिया हथियारों का एक लाइव डेमो पूरी दुनिया को दिया है, और दुनिया भारत के इस रियल टाइम डिफेंस एक्सपो पर तालियां बजा रही है। जब दुनिया के बड़े बड़े देश अपने हथियारों को बेचते हैं हथियारों के बाजार में, तो आपने देखा होगा उसकी एग्जीबिशंस लगाई जाती हैं, डिफेंस एक्सपो होते हैं, वहाँ पर उनका डेमो दिया जाता है। लेकिन भारत ने अपने मेड इन इंडिया हथियारों का ये जो डेमो दिया है, ये रियल कंडीशंस में दिया है और बाकायदा एक युद्ध में दिया है, और पूरी दुनिया हैरान है और तालियां बजा रही है। एक और बड़ा बदलाव ये आया कि अब भारत सीज फायर दूसरे की शर्त पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्त पर करता है, और इस बार भी भारत ने पाकिस्तान से सीज फायर तो किया, लड़ाई को रोका तो जरूर, लेकिन सिंधु नदी पर समझौतों को बहाल नहीं किया। ना ही पाकिस्तान के खिलाफ लिए गए किसी भी कड़े फैसले को भारत ने वापस लिया, यानी अपनी शर्तों पर हमने ये सीज फायर किया। इसके अलावा भारत ने दुनिया को यह भी बताया कि उसके खिलाफ साजिश रचने वाले आतंकवादी अब दुनिया के किसी भी कोने में सुरक्षित नहीं है। भारत ने पाकिस्तान में भी आतंकवादियों के ठिकानों को नष्ट किया है, और वो 26/11 हमले के आतंकवादी तहव्वुर राणा को भी अमेरिका से भारत लाने में सफल हुआ है। और सबसे बड़ा बदलाव तो यह आया कि अब भारत ने अपनी डॉक्ट्रिन में आतंकवादी हमलों को एक्ट ऑफ वॉर मानने का फैसला किया है। आपने ये शब्द सुना होगा, जिसका मतलब यह है कि अब भारत में कोई आतंकवादी हमला अगर हुआ तो इसे हम युद्ध मानेंगे, और इसके बाद भारत जो कार्रवाई करेगा वो आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस में की गई कार्रवाई मानी जाएगी। और अब हम आतंकवादी कार्रवाई को पाकिस्तान की सरकार और सेना से अलग करके नहीं देखेंगे। आपको याद होगा, इससे पहले जब आतंकवादी हमले हमारे यहाँ होते थे तो पाकिस्तान कहा करता था कि ये हमले हमने नहीं कराए, ये आतंकवादी हमारे नहीं हैं, हमारा इन पर कोई काबू नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। लेकिन अब
अगर कोई और आतंकवादी हमला हुआ तो भारत पाकिस्तान की सरकार, सेना और इन आतंकवादियों को एक नजर से देखेगा। यह इसका मतलब है। हमारे देश की हर पीढ़ी इसी डर के साए में जीती आई है कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है और अगर उसने इसका इस्तेमाल कर लिया तो सब कुछ तबाह हो जाएगा और इसीलिए भारत को उसकी धमकियों के सामने इससे पहले झुकना पड़ता था। लेकिन इस न्यू नॉर्मल में भारत ने पाकिस्तान के इस न्यूक्लियर ब्लफ को भी एक्सपोज कर दिया और भारत के किसी भी प्रधानमंत्री ने पहली बार यह कहा कि वो पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लैकमेल को अब और बर्दाश्त नहीं करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने हाल ही में राष्ट्र के नाम जो संदेश दिया था वो भारत के किसी भी प्रधानमंत्री का पाकिस्तान के लिए अब तक का सबसे कड़ा संदेश था और प्रधानमंत्री मोदी का ये नया नॉर्मल है। उनका नया नॉर्मल ये है कि अगर पाकिस्तान से गोली चलेगी तो यहां से गोला चलेगा। आज जब हम इस पूरे युद्ध की इन 20-25 दिनों की विवेचना कर रहे हैं, क्योंकि मैं तो उस युद्ध के बाद आज आपके सामने आया हूं, इस युद्ध से हमने क्या सीखा है, इस युद्ध में हमने कौन कौन से बदलावों को देखा है, आज हम आपको वो बता रहे हैं। इसलिए आप समझिए कि इस दौरान क्या क्या हो चुका है। इस संघर्ष से यह भी पता चला कि जब देश में निर्णायक सरकार होती है तो वो देश का नेतृत्व किस मजबूती से करती है। हमारे देश के ज्यादातर लोग जब चुनाव में किसी पार्टी को वोट देते हैं तो यही देखते हैं कि उस पार्टी के पास मुफ्त की रेवड़ियां कितनी हैं, यह सोचकर वो वोट देते हैं। लेकिन इस युद्ध से लोगों को आज ये भी एहसास हुआ कि जिस सरकार को वो चुनाव में अपना वोट देकर चुनते हैं उसका मजबूत होना, उसका निर्णायक होना कितना जरूरी है। क्योंकि जब देश युद्ध की परिस्थितियों से गुजरता है तो देश के लोगों के भविष्य का फैसला उस सरकार के पास होता है, उस सरकार को लेना होता है। आज जरा कल्पना करके देखिए, अगर इन परिस्थितियों में हमारे देश में कोई कमजोर सरकार होती तो क्या होता। आखिर में आज हम आपसे बस ये कहना चाहेंगे कि युद्ध कोई बॉलीवुड की फिल्म नहीं है जिसमें मनोरंजन होगा, इमोशन होगा, एक्शन होगा और आखिर में आप जीत जाएंगे। युद्ध एक बहुत खतरनाक चीज है। युद्ध एक ऐसा दीमक है जो बड़े से बड़े देश को खोखला कर देता है और युद्ध को आखिरी हथियार के तौर पर ही इस्तेमाल करना चाहिए और भारत ने सीज फायर करके यह समझदारी दिखाई है। इस युद्ध के बाद भारत और पाकिस्तान आज कहां खड़े हैं यह भी तो आपको देखना चाहिए। आपने खबरें तो बहुत सारी सुनी होंगी, उनमें से बहुत सारी खबरें अपुष्ट हैं, उन पर विश्वास करना मुश्किल है। और जब युद्ध होता है तो इंफॉर्मेशन वॉरफेयर भी होता है, झूठी खबरें फैलाई जाती हैं, हर देश बड़े बड़े दावे करता है। पाकिस्तान ने हाल ही में कितने सारे झूठे दावे किए। हमारे देश के कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए उन्हें मान भी लिया, लेकिन अब धीरे धीरे सच्चाई सामने आ रही है। इस हमले में पाकिस्तानी सेना के एयरबेस, रनवे और एयर डिफेंस सिस्टम को बहुत नुकसान पहुंचा है, जिसकी मरम्मत करने में ही पाकिस्तान को कम से कम 6 से 12 महीने का समय लगेगा। इस युद्ध की वजह से पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार अब बहुत नीचे चला गया है और उसका कर्ज बहुत बढ़ गया है। पाकिस्तान की आर्थिक हालत अब इतनी बुरी है कि अब वो अपने नष्ट हो चुके फाइटर जेट्स की जगह नए एयरक्राफ्ट भी नहीं खरीद पाएगा, उसके पास इतना पैसा ही नहीं बचा। इस युद्ध के बाद भारत ने साबित कर दिया कि वो इस क्षेत्र में आसमान का राजा है। अब भारत को पीओके पर पाकिस्तान के साथ बातचीत करने में एक अपर हैंड मिलेगा, फायदा मिलेगा। भारत ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान के आतंकवादियों के अड्डों को एक्सपोज किया है। यह सब काम भारत ने किया है। और इस सब के बीच आज अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का एक नया बयान आया है, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रुकवाने में उन्होंने मदद तो की थी, लेकिन वो ये नहीं कहेंगे कि उन्होंने ही ये युद्ध रुकवाया है। I don't want to say I did, but I sure as hell helped settle the problem between Pakistan and India last week, which was getting more and more hostile. And all of a sudden you'll start seeing missiles of a different type. And we got it settled. I hope I don't walk out of here and 2 days later find out that it's not settled, but I think it is settled. And we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. And Pakistan was very happy with that, and India was very happy with that. And तो राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि
युद्ध नहीं होना चाहिए, व्यापार होना चाहिए। व्यापार पर ध्यान दीजिए, ट्रेड पर ध्यान दीजिए, वॉर मत कीजिए। लेकिन आपने देखा होगा कि उनके बयान धीरे धीरे से अब बदलते जा रहे हैं। पहले उन्होंने कुछ और बयान दिया था, आज उससे थोड़ा सा अलग बयान दिया है। इससे पहले राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा था कि उनकी सरकार ने भारत पाकिस्तान के बीच ये सीज फायर करवाया है, उन्होंने ही ये काम किया है। Weeks. People said it would take 4 years, 5 years. I did it. We did it in 3 weeks. Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. भारत सरकार ने सीज फायर को द्विपक्षीय फैसला बताया था। भारत की सरकार ये कहती है कि ये मामला 2 देशों के बीच है और ये 2 देश ही उसे सुलझाएंगे और ये सीज फायर हम किसी तीसरे के कहने पर नहीं करेंगे। और राष्ट्रपति ट्रंप के दावों की पुष्टि भारत सरकार ने अभी तक नहीं की है, लेकिन अब उनके बयान भी थोड़े थोड़े बदल रहे हैं। इस युद्ध के बाद अब भारत ने भी ये बता दिया है कि उसने पाकिस्तान पर हमलों के लिए किन किन हथियारों का इस्तेमाल किया था। तो देखिए, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, इस युद्ध की नई नई डिटेल्स सामने आ रही है। मेड इन इंडिया है और उसका नाम है आकाश तीर, जिसके 96% कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी भारत में विकसित हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि भारत ने विदेशी और मेड इन इंडिया हथियारों से पाकिस्तान के हमलों को नाकाम किया, और ऐसा इसलिए हो पाया क्योंकि भारत के पास एक खास इंटीग्रेटेड नेटवर्क है, जिससे सारे हथियार, चाहे वो हमारे अपने हथियार हों, विदेशी हथियार हों, ये सारे हथियार एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं, जुड़े रहते हैं। दुनिया के बहुत सारे देश इस इंटीग्रेटेड नेटवर्क को स्थापित करने की कोशिश कर चुके हैं, लेकिन उन्हें ज्यादा सफलता नहीं मिली। लेकिन भारत को इसमें कामयाबी मिली है और इसी के कारण हम विदेशी और मेड इन इंडिया हथियारों का इतना शानदार कॉम्बिनेशन बनाकर इनका इस्तेमाल कर पाए। और इनमें भी मेड इन इंडिया आकाश तीर की सटीकता ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है, और हो सकता है कि भविष्य में कई देश भारत से इसी आकाश तीर को खरीदना चाहेंगे। वर्ष 2023 में रक्षा मंत्रालय ने भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ 1982 करोड़ रुपए की एक डील की, जिसके तहत कुल 455 आकाश तीर एयर डिफेंस सिस्टम्स विकसित किए जाएंगे। और इस हिसाब से अगर आप देखें तो एक आकाश तीर के यूनिट की कीमत सिर्फ 4 करोड़ 30 लाख रुपए है, और ये इस श्रेणी के सबसे सस्ते और खतरनाक एयर डिफेंस सिस्टम्स में से एक होगा। यहां 2 और बातों को डिकोड करना जरूरी है। पहली बात, जिस सरकारी कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने आकाश तीर को विकसित किया, उसके शेयर्स में पिछले 1 हफ्ते में 12.5% की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है। और दूसरा, आकाश तीर की कामयाबी से दुनिया में संस्कृत भाषा को भी एक मंच मिला है, क्योंकि आकाश शब्द जो है ये संस्कृत भाषा का शब्द है, और आज ये जो शब्द आकाश है पूरी दुनिया में गूंज रहा है। इस युद्ध को भारत के खतरनाक ड्रोन्स के लिए भी याद किया जाएगा। भारत ने अपने आधिकारिक बयान में ये कहा है कि उसने पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उन सुइसाइड ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जिन्हें पूरी दुनिया कामिकाज़े ड्रोन्स के नाम से जानती है। ये स्विच ब्लेड ड्रोन्स होते हैं जो विस्फोटक से भरे हुए होते हैं और पहले से निर्धारित किए गए किसी भी टारगेट को नष्ट कर सकते हैं। आज बहुत सारे लोग ये भी जानना चाहते हैं कि क्या भविष्य के युद्ध सैनिकों की बजाय ड्रोन्स के बीच लड़े जाएंगे। आज जब कोई सैनिक किसी तोप या रॉकेट लॉन्चर से कोई बॉम्ब या मोर्टार दागता है तो उसे ऐसा करने में कम से कम 5 मिनट लगते हैं, जबकि ड्रोन से यही हमला करने में 90 सेकंड लगते हैं। और ड्रोन से किए गए हमलों में ना तो सैनिकों की जान को कोई जोखिम होता है और ये हमले काफ़ी सटीक भी होते हैं। तो हो सकता है कि भविष्य के जो युद्ध हैं वो ड्रोन से लड़े जाएं। और भारत के लिए अच्छी खबर यहाँ ये है, अच्छी बात ये है कि हम इस बदलाव को शायद बाकी देशों से पहले समझ चुके हैं, और वर्ष 2030 तक भारत की ड्रोन मार्केट लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की हो जाएगी और पूरी दुनिया के लगभग 12% ड्रोन्स भारत में बनाए जाएंगे। और ये जानकारी जो मैं आपको दे रहा हूं, ये प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की जानकारी है। इस युद्ध में भारत ने न सिर्फ अपने ड्रोन्स की ताकत दिखाई पूरी दुनिया को, बल्कि पाकिस्तान के ड्रोन्स को भी नष्ट किया। पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने के लिए तुर्की के ड्रोन्स का इस्तेमाल किया, जिनमें एक ड्रोन का नाम है यीहा।
और दूसरे ड्रोन का नाम था सोनगार। इसके अलावा पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ चीन की जो PL-15 मिसाइल इस्तेमाल की थी, क्योंकि आप जानते हैं भारत तो मेड इन इंडिया हथियारों से लड़ रहा था, लेकिन पाकिस्तान चीन में बने हथियारों से लड़ रहा था। पाकिस्तान के पास जो कुल मिलाकर हथियार हैं, उनमें से लगभग 80 से 82% हथियार चीन के हैं। और जो पाकिस्तान ने चीन में बनी PL-15 मिसाइल इस्तेमाल की हम पर हमला करने के लिए, उस मिसाइल को भी भारत ने मार गिराया और हमारी सेना के पास इसके सबूत हैं। सेना ने कहा है कि उसने चीन की मिसाइल और तुर्की के ड्रोन्स के मलबे को सबूत के तौर पर सुरक्षित रखा हुआ है, और ये वो सबूत है जो आप इस समय देख रहे हैं, चीन में बनी हुई मिसाइल। भारत ने यह भी बताया है कि उसने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को जैम कर दिया था और पाकिस्तान भारत के हमलों को रोकने में इसीलिए नाकाम रहा। यह पाकिस्तान की हार तो है ही, लेकिन साथ ही यह चीन की भी एक शर्मिंदगी है, क्योंकि चीन के हथियारों से पाकिस्तान हमारा कुछ बिगाड़ नहीं पाया। असल में पाकिस्तान के पास चीन के 2 एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें एक है HQ-9 और दूसरा है HQ-16, और भारत का कहना है कि उसने चीन के इन्हीं एयर डिफेंस सिस्टम्स को जैम कर दिया था, यानी इन्होंने कुछ समय के लिए काम करना बंद कर दिया। ये एक बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि चीन अपने इन एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक किले की तरह पेश करता है जिन्हें भेदा नहीं जा सकता, लेकिन भारत ने अपनी कार्रवाई से इन पर भी बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। और ये वो मिसाइल डिफेंस सिस्टम हैं जिन्हें दुनिया के कई देश खरीद चुके हैं या खरीदने की योजना बना रहे हैं, और ये कोई सस्ते एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान ने HQ-16 को वर्ष 2017 में 5,000 करोड़ रुपए में खरीदा था और 2021 में HQ-9 को लगभग 8,000 करोड़ रुपए में खरीदा। और पाकिस्तान ने यही सोचा होगा कि चीन के ये एयर डिफेंस सिस्टम भारत के तमाम हवाई हमलों को नाकाम कर देंगे, लेकिन भारत की सेनाओं ने ये सारी गलतफहमियों को दूर कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब किसी देश ने एक परमाणु संपन्न देश के एयरबेस, उसकी हवाई पट्टी, मिलिट्री बेस और रेडार स्टेशंस पर हमला करके उसे इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया है। इससे पहले किसी भी परमाणु संपन्न देश पर ऐसा हमला किसी और देश ने नहीं किया है। यह भी पहली बार हो रहा है। यह आपको यह भी पता होना चाहिए कि हमने आपको अब तक जितनी भी बातें बताई, ये सारी बातें और जानकारियां भारत की सरकार और भारतीय सेना ने अपने आधिकारिक बयानों में कही है, और इनमें से कुछ भी हवाई या सूत्रों के हवाले से नहीं है, और इस विश्लेषण में 100% विश्वसनीयता है। आप इस पर पूरा यकीन कर सकते हैं। इस बार भारत ने पाकिस्तान के 12 से ज्यादा एयरबेस पर हमला किया और उसकी वायुसेना के 20% इंफ्रास्ट्रक्चर को नष्ट कर दिया। सरगोदा और भोलारी एयरबेस पर गोला बारूद के डिपो भी ध्वस्त कर दिए, और इन्हीं एयरबेसेस पर पाकिस्तान के F-16 और JF-17 फाइटर जेट्स को भी नुकसान पहुंचाया। इसके अलावा इन हमलों में 50 से ज्यादा लोग मारे गए हैं, जिनमें पाकिस्तान की वायुसेना के स्क्वाड्रन लीडर उस्मान यूसुफ समेत 5 जवानों की मौत हुई है। इससे आप यह समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की वायुसेना अब उसकी क्रिकेट टीम की जैसी कमजोर होती जा रही है, और भारत ने पाकिस्तान पर सफलतापूर्वक कार्रवाई भी की और वो अपनी रक्षा करने में भी कामयाब रहा। आज हम आपको यह दिखाना चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान के दावों पर पश्चिमी मीडिया क्या कह रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अब जो पाकिस्तान की सेना है वो भी उनकी क्रिकेट टीम की तरह हो गई है। जैसे क्रिकेट टीम उनकी भारत से हार जाती है हर मैच में, ऐसे ही उनकी सेना भी भारत से हर युद्ध में हार जाती है। अब अंतर यह देखिए कि जब पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हारती है भारत से, तो उनके लोग बाहर निकलते हैं और अपने घरों में टीवी को तोड़ने लगते हैं, गुस्सा जाहिर करते हैं, अपनी टीम के लिए अपशब्द कहते हैं, नाराजगी दिखाते हैं। लेकिन युद्ध में हारने के बाद आज भी पाकिस्तान में जश्न मनाया जाता है। हार को जीत में तब्दील करने की कोशिश होती है और फिर उसका जश्न मनाया जाता है जैसे कि पाकिस्तान जीत गया है। इस बार भी पाकिस्तान ने यही किया। पाकिस्तान हारा, पाकिस्तान का बहुत नुकसान हुआ, लेकिन उसने दुष्प्रचार किया, पूरी दुनिया को कुछ और बताया और कहा कि हमने भारत का बड़ा नुकसान कर दिया है। और दुनिया में और हमारे अपने देश में भी ऐसे कई लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान के दावों पर तो आंख बंद करके यकीन कर लिया, लेकिन भारत जो बात कह रहा था
उस पर यकीन नहीं कर रहे थे। आप जानते हैं, सच जो है उसकी गति धीमी होती है, सच धीरे धीरे आता है और झूठ आग की तरह फैलता है। तो पाकिस्तान ने अपना झूठ आग की तरह फैला दिया, लेकिन भारत का सच अब धीरे धीरे सामने आ रहा है। आज मैं अपने साथ अमेरिका के एक मशहूर अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स और एक और अखबार है द वॉशिंगटन पोस्ट, इसमें छपी रिपोर्ट्स की एक कॉपी में लेकर आया हूं, जिनमें सीज फायर के बाद भारत और पाकिस्तान के एयर बेसिस की सैटेलाइट तस्वीरों को स्टडी किया गया है। इसमें सबसे पहले यह लिखा है कि जब पाकिस्तान के एयर बेसिस के सैटेलाइट तस्वीरों को देखा गया तो उनसे यह पता चला कि इन हवाई अड्डों को वाकई में बहुत नुकसान पहुंचा है और भारत का यह दावा सही है कि उसने इन एयर बेसिस के इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचाया है, निशाना बनाया है। ये अमेरिका के 2 बड़े अखबार ये बात कह रहे हैं। दूसरा, जब इसी तरह से भारत के एयर बेसिस की सैटेलाइट तस्वीरों को दुनिया भर के एक्सपर्ट्स ने देखा तो यहां पाकिस्तान के हमलों के निशान नहीं मिले और पाकिस्तान के दावों की पुष्टि नहीं हो पाई। यानी जब सैटेलाइट तस्वीरों को स्टडी किया गया तो जो पाकिस्तान के एयरबेस थे उनमें नुकसान साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन जब भारत के एयरबेस को स्टडी किया गया, उन सारे एयरबेसेस पर जिन पर पाकिस्तान ये दावा कर रहा था कि हमने उनको नुकसान पहुंचाया है, तो वहां नुकसान की तस्वीरें नहीं मिली। तीसरी बात, पश्चिमी मीडिया ये कह रहा है कि इस संघर्ष में स्पष्ट रूप से भारत को पाकिस्तान पर बढ़त मिली है। वॉशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में पाकिस्तान के भुलारी एयरबेस, शहबाज एयरबेस, मुशफ एयरबेस, सरगोदा एयरबेस और पंजाब के रहीम यार खान एयरबेस पर एक बड़ा गड्ढा हो गया है, ऐसा कहा। और यह गड्ढा, बड़ा सा गड्ढा, सैटेलाइट तस्वीरों में साफ दिख रहा है। उन्होंने ये तस्वीरें जारी की हैं जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूं। दूसरी तरफ पश्चिमी मीडिया ने भारत के उधमपुर एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीरों को भी देखा, जिनमें कोई नुकसान नजर नहीं आ रहा। इससे आप समझ सकते हैं कि इस युद्ध में भारत की जीत के सबूत इतने पक्के हैं कि पश्चिमी मीडिया भी यही कह रहा है कि इसमें तो भारत ही आगे रहा है, भारत का हमला दिख रहा है, लेकिन पाकिस्तान के हमले के निशान कहीं दिख नहीं रहे। और ये वो विदेशी मीडिया है जो असल में भारत की आलोचना करने का एक भी मौका गंवाता नहीं है। लेकिन इस बार ये पश्चिमी मीडिया भी यही कह रहा है कि ये बात सही है कि भारत पाकिस्तान से इस बार पाकिस्तान पर बड़ा भारी पड़ा है। आज भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी कहा कि सैटेलाइट तस्वीरों ने पाकिस्तान को हुए नुकसान की पूरी पुष्टि कर दी है। On the morning of May 10th, and all of you have seen the today the satellite pictures which actually bring out very graphically how much damage we did. By the way, the satellite pictures also bring out how little damage they did. So these pictures, I think, will tell you what a hit they took. And the same people who are not willing to stand down on 7th May were willing to talk and stand down on the 10th of May. It is very clear who wanted the cessation of firing. तो वो तमाम लोग जिन्हें भारत के दावों पर यकीन नहीं हो रहा था और पाकिस्तान के दावों पर उन्हें यकीन हो रहा था, उन सबको ये सैटेलाइट तस्वीरें बहुत ध्यान से देख लेनी चाहिए। पाकिस्तान पर दुनिया भरोसा क्यों नहीं करती, उसे आज आप एक और उदाहरण से समझिए। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने प्रधानमंत्री मोदी की नकल करते हुए 14 मई को सियालकोट एयरबेस का दौरा किया था, जहां उनके पीछे एक बैनर लगा हुआ था और इस बैनर पर उनकी फतह मिसाइल की एक तस्वीर छपी हुई थी। यह फतह मिसाइल वही है जिसे भारत ने मार गिराया था और हमारे पास उसकी तस्वीरें भी हैं। यानी जिस S-400 को पाकिस्तान ने नष्ट करने का दावा किया था, उसे तो साक्षात प्रधानमंत्री मोदी ने पूरी दुनिया को दिखा दिया। जब प्रधानमंत्री मोदी गए थे आदमपुर के एयरबेस में, उनकी इस तस्वीर में S-400 शानदार तरीके से उनके पीछे दिखाई दे रहा है। ये वो S-400 है जिसे पाकिस्तान कहता था कि हमने नष्ट कर दिया, लेकिन जिस मिसाइल को भारत ने नष्ट किया उसे शहबाज शरीफ अपने पीछे एक पोस्टर में दिखा रहे हैं। और यही है भारत और पाकिस्तान के बीच एक बड़ा अंतर। भारत सरकार ने यह साफ कह दिया है कि सिंधु जल संधि का स्थगन अभी जारी रहेगा। आपको याद होगा कि पाकिस्तान को इस बात का एहसास है और पाकिस्तान ने चिट्ठी लिखी है
भारत से ये आग्रह किया है कि वो सिंधु जल संधि को दोबारा से लागू कर दे, क्योंकि उन्हें पानी की आवश्यकता है। लेकिन भारत माना नहीं। आप भी सोचते होंगे कि ये सिंधु जल समझौता ऐसा क्या है जिसके लिए पाकिस्तान इतना आतुर है। तो आज इसी समझौते को बहुत जल्दी से आपके लिए डिकोड करते हैं, आपकी जानकारी बढ़ेगी। पाकिस्तान ने इंडस वाटर ट्रीटी को बहाल करने के लिए भारत सरकार को एक चिट्ठी लिखी और इस फैसले पर भारत से पुनर्विचार करने के लिए आग्रह किया, जबकि प्रधानमंत्री मोदी ये साफ साफ कह चुके हैं कि खून और पानी साथ साथ नहीं बह सकता। आज विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी यही बात दोहराई कि जब तक पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन जारी रहेगा तब तक हम उसे पानी नहीं देंगे। The Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. इंडस वाटर ट्रीटी या हिंदी में कहें तो सिंधु नदी का जो समझौता है, ये जल बंटवारे का समझौता वर्ष 1960 में हुआ था और इसके तहत पाकिस्तान को सिंधु, झेलम और चिनाब नदी का 80% पानी मिलता रहा है। लेकिन पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था भी भारत की तरह कृषि पर निर्भर है। अगर पाकिस्तान को भारत से नदियों का पानी नहीं मिलेगा तो वहां खेती बहुत बड़े स्तर पर प्रभावित होगी, सिंचाई के लिए पानी नहीं बचेगा और इससे पाकिस्तान में पैदा होने वाली गेहूं, चावल, गन्ना और कपास की फसलें खराब होने लगेंगी, नष्ट हो जाएंगी। और आप तो जानते ही होंगे कि पाकिस्तान में पहले ही आटे के लिए कितनी लंबी लंबी लाइनें लग चुकी हैं। इसके अलावा ये समझौता अगर बहाल नहीं हुआ तो पाकिस्तान में बिजली का संकट भी बहुत गहरा हो सकता है। इसलिए पाकिस्तान की बिजली के लिए और पाकिस्तान की खेती बाड़ी के लिए ये पानी बहुत आवश्यक है और ये पानी अब भारत ने बंद कर दिया है। ये एक नया हथियार है भारत का, जो भारत अब बिना कोई गोली चलाए, बिना कोई तीर चलाए पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। अब हम पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर की एक बड़ी दिलचस्प कहानी आपके लिए डिकोड करेंगे, क्योंकि इस दौरान आपने उनके बारे में बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा। आपको यह बताएंगे कि उन्हें जिहादी जनरल क्यों कहा जाता है। बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि जनरल असीम मुनीर कभी भी पाकिस्तान आर्मी चीफ बनने की रेस में थे ही नहीं। यह पद उन्हें धार्मिक कट्टरवाद और अपनी किस्मत से मिला है। असीम मुनीर वर्ष 1986 में पाकिस्तान की सेना में शामिल हुए थे और वो उस परिवार में जन्मे थे जो विभाजन से पहले भारत के पंजाब राज्य में रहता था। जनरल असीम मुनीर की पढ़ाई लिखाई एक मदरसे में हुई है, यह बात याद रखिएगा आप। मदरसे में उनकी पढ़ाई हुई है और इसके कारण वो पाकिस्तान की सेना में भर्ती नहीं हो सकते थे, क्योंकि तब वहां यह शर्त थी। लेकिन बाद में पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति जनरल जियाउल हक ने धार्मिक कट्टरपंथियों के लिए सेना के दरवाजे खोल दिए और यह नियम बना दिया कि मदरसों में धार्मिक शिक्षा हासिल करने वाले लोग भी अब पाकिस्तान की सेना में शामिल हो सकते हैं। इसे सेना की जिया भर्ती भी कहते हैं और इसी जिया भर्ती के तहत जनरल असीम मुनीर पाकिस्तान की सेना में शामिल हो गए और बाद में वो पाकिस्तान के इतिहास के पहले ऐसे आर्मी जनरल बने जो हाफिज कुरान है। इसका मतलब यह है कि उन्हें मुंह ज़बानी पूरी कुरान याद है और ऐसा कहा जाता है कि भारत के खिलाफ हमला करने से पहले भी उन्होंने कुरान की आयतें पढ़ी थी। जिस तरह असीम मुनीर की सेना में भर्ती उनकी किस्मत से हुई, ठीक उसी तरह वो अपनी इसी किस्मत के बल पर ISI के चीफ बन गए। 2018 में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने उन्हें ISI का चीफ बनाया और बाद में फरवरी 2019 में पुलवामा का हमला भी असीम मुनीर के ISI चीफ रहते हुए हुआ था। इस बात को भूलिएगा मत आप। लेकिन बाद में इमरान खान के साथ उनके मतभेद हो गए और इमरान खान ने एक पनिशमेंट पोस्टिंग के तौर पर उन्हें इस पद से हटाकर कॉर्प्स कमांडर बना दिया। हालांकि इस पनिशमेंट पोस्टिंग में भी उनकी किस्मत एक बार फिर खुल गई, क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी चीफ वही अफसर बन सकता है जो कॉर्प्स कमांडर रहा हो, यानी उनकी ये क्वालिफिकेशन भी पूरी हो गई। इमरान खान तो असल में उन्हें दबाना चाहते थे, पनिशमेंट पोस्टिंग देना चाहते थे, लेकिन किस्मत ने उन्हें आर्मी चीफ के लिए एक योग्य उम्मीदवार बना दिया और अप्रैल 2022 में सेना की मदद से इमरान खान का जब तख्ता पलट किया गया
और शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री बन गए, तो इस तख्ता पलट के बाद भी इमरान खान पाकिस्तान में सबसे लोकप्रिय नेता बने रहे, शहबाज शरीफ के लिए एक सिरदर्द बने रहे। और ऐसा कहा जाता है कि उसी समय शहबाज शरीफ ने, ऐसा दावा है कि असीम मुनीर के साथ एक समझौता किया और ये कहा कि अगर वो इमरान खान को लंबे समय के लिए जेल में डालने में कुछ मदद कर दें तो वो उन्हें आर्मी चीफ बना देंगे एक इनाम के तौर पर। ऐसा वहां कहा जाता है, ऐसे वहां दावे किए जाते हैं। और घटनाक्रम अगर आप देखें तो उससे ऐसा लगता भी है। जनरल असीम मुनीर के लिए यह काम बड़ा आसान था, क्योंकि वर्ष 2019 में जब इमरान खान से उनका विवाद हुआ तब वो उनकी पत्नी बुशरा बीबी के खिलाफ भ्रष्टाचार के मामलों में जांच करना चाहते थे। असीम मुनीर जब इसके लिए तैयार हो गए तो शहबाज शरीफ ने उनकी रिटायरमेंट से सिर्फ 3 दिन पहले उन्हें आर्मी चीफ बना दिया। तो सोचिए, ये गौर करने की बात है, रिटायर होने वाला अफसर जिसकी 3 दिन के बाद रिटायरमेंट है, वो अचानक से पाकिस्तान का आर्मी चीफ बन गया। और इसी के बाद 2023 में इमरान खान की गिरफ्तारी हुई और तब से लेकर अब तक इमरान खान पाकिस्तान की जेल में है। लेकिन अगर आप देखें हाल के दिनों को, जनरल असीम मुनीर की किस्मत जैसे जैसे चमकती गई, वैसे वैसे पाकिस्तान की किस्मत फीकी होती चली गई। और यहां आपके मन में यह सवाल भी जरूर होगा कि आजकल इमरान खान हैं कहां? तो इमरान खान अब भी पाकिस्तान की जेल में बंद हैं और उनके समर्थक इस युद्ध के दौरान उन्हें जेल से रिहा करने की लगातार मांग कर रहे थे। उनके समर्थकों को लग रहा था कि इस युद्ध में अगर पाकिस्तान की कमर टूट जाए, पाकिस्तान की सरकार और कमज़ोर हो जाए, पाकिस्तान की सेना कमज़ोर हो जाए, तो इस पूरा मौके का फ़ायदा उठाकर इमरान खान को जेल से रिहा करवा लें। लेकिन ये हो नहीं पाया। और अब हम वर्ष 1971 के युद्ध के फैसलों को आज आपके लिए थोड़ा डिकोड करेंगे। 16 दिसंबर 1971 को जब पूर्वी पाकिस्तान में पाकिस्तान की सेना ने सरेंडर किया था, तब भारत बड़ी मजबूत स्थिति में था। आपने देखा होगा आजकल विपक्ष के कुछ नेता इंदिरा गांधी को बहुत ट्रेंड करा रहे हैं। वो कहते हैं कि इंदिरा गांधी ने जिस मजबूती से 1971 में भारत का नेतृत्व किया था वो काबिले तारीफ है। ये बात सही भी है, ये इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आज हम उस समय लिए गए कुछ फैसलों की एक विवेचना करना चाहते हैं। भारत ने पाकिस्तान के 93,000 सैनिकों को बंदी बनाया था। पूर्वी पाकिस्तान के 1,48,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल पर कब्जा कर लिया था, जो बाद में अलग देश जिसका नाम है बांग्लादेश ये बना। और भारत ने मौजूदा पाकिस्तान में भी 14,500 वर्ग किलोमीटर के इलाके पर कब्जा कर लिया था। और ये एक ऐसी स्थिति थी जिसमें भारत पाकिस्तान से काफ़ी कुछ हासिल कर सकता था, पाकिस्तान से अपनी सारी शर्तें मनवा सकता था। हम पाकिस्तान के युद्धबंदियों को रिहा करने के बदले में उस समय शायद पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर यानी पीओके को आज़ाद कराकर जम्मू कश्मीर में शामिल कर सकते थे। ये एक बड़ा शानदार मौका आया था, लेकिन हम ऐसा कर नहीं पाए। उस समय पूरा फोकस जो हमारा था वो बांग्लादेश को बनाने का और बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के पिता शेख मुजीबुर रहमान को पाकिस्तान की जेल से रिहा कराने पर हमारा पूरा फोकस था। तो हमने अपनी शर्तें कम रखी और बांग्लादेश को लेकर शायद हमारा फोकस ज़्यादा था। हमने बांग्लादेश भी बनवा दिया और मुजीबुर रहमान की रिहाई भी करा दी। इस रिहाई के बाद अगस्त 1972 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता हुआ जिसे हम शिमला समझौता कहते हैं, और बाद में पाकिस्तान ने इसे एक मजाक बनाकर रख दिया। सबसे बड़ी बात यह कि 1971 और आज की परिस्थितियों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर कोई तुलना भी करना चाहे तो बहुत अंतर है स्थितियों में। 1971 में पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार नहीं थे। उस समय सोवियत संघ भी खुलकर भारत के पीछे खड़ा था, जो आज के रशिया की तुलना में कहीं ज़्यादा मजबूत था। और सोवियत संघ में उस समय 15 देश थे। सबसे बड़ी बात यह कि उस समय भारत ने पाकिस्तान के 93,000 युद्धबंदियों को रिहा कर दिया, लेकिन पाकिस्तान ने ऐसा नहीं किया। उस युद्ध में भारत के 54 सैनिक लापता हो गए थे, जिन्हें लेकर यह दावा था कि पाकिस्तान ने इन सैनिकों को अपनी जेलों में बंदी बनाकर रखा, लेकिन भारत को जानकारी नहीं दी। कई अंतर्राष्ट्रीय मीडिया और कई इतिहासकारों ने, पत्रकारों ने यह दावा किया कि पाकिस्तान भारत से झूठ बोल रहा है और भारत के सैनिक पाकिस्तान की कैद में बंद हैं। लेकिन उस वक्त की सरकार इन सैनिकों के बारे में कोई जानकारी जुटा नहीं पाई। इन सैनिकों में मेजर AK घोष भी थे, जिनकी एक तस्वीर 27 दिसंबर 1971 को टाइम मैगजीन में छपी और इसमें वो सलाखों के पीछे दिख रहे हैं।
लेकिन बाद में उनके बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिली। एक और फैक्टर है जो पाकिस्तान को अब कमजोर बना रहा है, इसलिए अब हम आपको यह बताएंगे कि क्या बलूचिस्तान की आजादी ज्यादा दूर नहीं है। बलूचिस्तान की आजादी के लिए संघर्ष कर रहे फ्री बलोच मूवमेंट के नेता मीर यार बलोच ने पाकिस्तान से बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया है और आजादी की घोषणा करते हुए उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान के लोग लंबे समय से पाकिस्तान की सेना के अत्याचारों का शिकार हैं और अब बलूचिस्तान के लोगों ने अपना फैसला सुना दिया है। अब वो पाकिस्तान के साथ नहीं है। दुनिया को अब चुप नहीं रहना चाहिए और उनका साथ देना चाहिए, ऐसा उन्होंने लिखा है। और उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बलूचिस्तान पाकिस्तान नहीं है और बलूचिस्तान को आज़ादी चाहिए। मीर यार बलोच ने भारत से भी मदद मांगी है और भारत सरकार से नई दिल्ली में बलूचिस्तान का दूतावास खोलने की मांग की है। एक ज़माने में जब बांग्लादेश पाकिस्तान से आज़ादी की मांग कर रहा था, तब पूर्वी पाकिस्तान की निर्वासित सरकार का भारत ने अपने देश में स्वागत किया था और उसका पहला दफ्तर तब कलकत्ता में बना था। और अब बलूचिस्तान भी यही बात कह रहा है कि भारत उसके दूतावास को मान्यता दे दे और भारत में उनका दूतावास खोलने की अनुमति दे। बलूचिस्तान की कहानी क्या है और क्या बांग्लादेश के बाद अब बलूचिस्तान भी पाकिस्तान से अलग हो सकता है, इसकी कहानी हम कल आपके लिए सरल भाषा में डिकोड करेंगे। आज का हमारा मकसद ये था कि हम पहलगाम हमले के बाद से लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध हुआ, जो सीज फायर हुआ, ये एक दौर था जिसकी अलग से विवेचना होनी चाहिए, इसका एक विश्लेषण होना चाहिए और आप इस दौर में भारत कहां से कहां निकल गया है, आप उस बदलाव को महसूस कर सकें। आज हमने इस बदलाव को आपके लिए डिकोड किया है। भारत और पाकिस्तान के बीच इस जंग में क्या क्या हुआ, ये सब हमने आपको बता दिया है। तो आज के लिए डिकोड में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे इसी पते पर। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। नमस्कार।